ये आपने बताना है कि आपने फॉरेन की बुक पढ़नी है या आप लोकल ऑथर की परचेज करके उसी को देख लेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो। तो सर जैसे आप बोल लेंगे हम कर लेंगे। नहीं, जैसे आपकी तो मर्जी है। फॉर्मेट मैंने तो आपको जो कोर्स है ना वो यहाँ से पढ़ा देना है। फिर आपने अपनी सर ये नोट्स रिक्वायरमेंट वाली और जो से आप बोल रहे हैं। जी जी सर जी फिर बोलिए। आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ना आप फॉरेन की बुक को पढ़ना चाहें या आप जो लोकल यहाँ पे वो यूज़ हो रही है वो इसके लिए फिक्स नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें जो आपकी आउटलाइंस है ना उसके रिलेटेड क्वेश्चंस तो होंगे। सर फिर वो फॉरेन वाली ठीक है और ये फॉरेन नोट्स। वाली मैं आपको दे दूंगा, जिसको जिसकी जरूरत हुई वो, अगर किसी की मर्जी हुई तो वो ले ले, अदरवाइज ना ले। ठीक है। ठीक है सर जी। हाँ जी। ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। ये हमारे पास एक आउटलाइंस है मैथमेटिकल फंक्शंस। इसमें हमने फंक्शंस को डिस्कस करना है कि फंक्शंस होते क्या हैं। जनरल इसकी डेफिनेशन है फंक्शन की कि ये मैथमेटिकल एक रूल है जो असाइन करता है ईच इनपुट वैल्यू वन एंड ओनली वन आउटपुट वैल्यू। ये वैल्यूज दो तरह की होती हैं। एक इनपुट वैल्यू होती है, दूसरी होती है आउटपुट वैल्यू। और जो फंक्शन है वो ऑपरेट करता है, उसकी वजह से आपको आउटपुट वैल्यू मिलती है। ये आप कोई मशीन में जूस बनाते हैं, उसको देख लें कि आप उसमें कोई फ्रूट या उसमें दो तीन चीजें मिक्स करके जब डालते हैं तो उसका रिस्पॉन्स आपको क्या मिलता है? कोई नई चीज बनी हुई मिलती है। इनपुट आप देते हैं और मशीन वो क्या होती है, आपको आउटपुट देती है। इसमें मशीन एज ए फंक्शन अपना करेक्टर अदा करती है, और जो चीज आप उसमें दे रहे हैं या डाल रहे हैं वो इनपुट होगी, और जो आपको मिलेगा वो उसमें आउटपुट होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है डोमेन क्या होती है। डोमेन ऑफ फंक्शन डोमेन ऑफ अ फंक्शन is the set consisting of all possible input values। आपने जितनी भी इनपुट वैल्यूज दी हैं फंक्शन को, उनका जो सेट है उसे आप कहते हैं डोमेन। नेक्स्ट आपकी जो डेफिनेशन है वो है रेंज की, कि फंक्शन की रेंज क्या होती है। रेंज ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज, पॉसिबल आउटपुट वैल्यूज। आपको जितनी भी आउटपुट वैल्यूज मिलती हैं उनका जो सेट है उसे हम कहते हैं रेंज। नेक्स्ट हम नोटेशन जो है ना उनको देखते हैं कि कैसे हम फंक्शन को राइट करते हैं, या इनपुट वैल्यूज को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, आउटपुट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। ये असाइनिंग ऑफ आउटपुट वैल्यूज टू corresponding इनपुट वैल्यूज इज often कॉल्ड ए मैपिंग। ये मैपिंग या फंक्शन ये सेम है, बस इनको नाम चेंज किया गया है। असल में बेशक एक ही चीज है, उसके मुख्तलिफ नाम रखे गए हैं। असाइनिंग ऑफ आउटपुट वैल्यूज टू corresponding इनपुट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल, हर इनपुट वैल्यू की corresponding आपको एक आउटपुट वैल्यू मिलती है, और जिस फंक्शन के या जिस चीज के जरिए आपको आउटपुट वैल्यू मिलती है उसे हम मैपिंग यहाँ पर कह रहे हैं। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या शो कर रहा है कि आप जब भी एक्स की जगह पर कोई वैल्यू रखेंगे ये एफ उसके ऊपर ऑपरेट करेगा,
और उसके जवाब में आपको y मिल जाएगा। और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? मैपिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो इनपुट वैल्यूज के ऊपर अप्लाई होती है और आपको उसके क्रॉसपोंडिंग आउटपुट वैल्यू y मिलती है। मैपिंग रूल है कौन सा? यहाँ पे f एज ए मैपिंग यूज हो रहा है। नेक्स्ट आपने लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो ये y और जो एफ ऑफ एक्स है, ये क्या है? रिलेशनशिप है बिटवीन दो वेरिएबल्स x और y के दरमियान। यहाँ पर x किसके यूज होता है? इनपुट वेरिएबल के तौर पर, और y किस पे कैसे यूज हो रहा है? आउटपुट वेरिएबल। जो y की वैल्यू है वो डिपेंड करती है x की वैल्यू पर। अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कोई और होगी। जब आप x की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो फिर y की वैल्यू भी इंक्रीज कर जाएगी। x के लिहाज से y की वैल्यू चेंज होगी। आप x की इनपुट की जितनी भी जो भी वैल्यू रखेंगे, उसके क्रॉसपोंडेंस आपको y की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। जो इनपुट वेरिएबल होता है, जैसा कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के अंदर x आपके पास इनपुट वेरिएबल है और y आउटपुट वेरिएबल है। इनपुट वेरिएबल जो है उससे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, और जो आउटपुट वेरिएबल होता है उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। आउटपुट के इसलिए डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं क्योंकि वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। कि एक्स की हम कोई वैल्यू यूज करेंगे तो उसके क्रॉसपोंडेंस जो आउटपुट वेरिएबल है उसको वैल्यू कोई मिलेगी, क्योंकि उसकी वैल्यू हम आउटपुट वेरिएबल की इनपुट वेरिएबल की वजह से फाइंड करते हैं। तो इसकी यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें हम डिस्कस करेंगे कि आउटपुट वेरिएबल कैसे हमें पता चलेगा कौन सा आउटपुट वेरिएबल है और कौन सा जो है ना इनपुट वेरिएबल है, और मैपिंग को हम कैसे डिफाइन कर सकेंगे या किसी भी फंक्शन में से हमने कैसे चेक करना है कि ये यहाँ पर मैपिंग यूज हो रही है। पेयर ऑफ टैक्सी डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस एंड द डे ऑफ द वीक। फॉर एग्जाम्पल आप कोई टैक्सी किराए पे लेते हैं, तो अब यहाँ पर इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा या फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। आपने इसमें से चेक करना है कि जो किराया है वो डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस के ऊपर और दिनों के ऊपर, कि आप कितने दिनों के लिए टैक्सी को किराए पर ले रहे हैं या आपने कितना फासला तय करना है। तो उस हवाले से जो आपका अगर फासला ज्यादा होगा तो किराया आपका ज्यादा होगा। अगर आप ज्यादा दिन रेंट पे लेकर जाएंगे तो किराया फिर भी ज्यादा होगा। तो ये चीजें जो हैं आपकी डिस्टेंस और वीक के जो डे हैं, ये एज ए इनपुट यूज हो रहे हैं, और आउटपुट आपका क्या है? किराया है। और यहाँ पे फंक्शन क्या अप्लाई होगा? टैक्सी एज ए फंक्शन यूज हो रही है या मैपिंग। अंडरस्टैंड कर रहे हैं बात को? बच्चों कोई रिस्पांस भी दे दें। जी जी, आ जी रही सर। समझ सर जी। जी आगे। चलें, नेक्स्ट है सेकंड एग्जांपल। इसमें बता रहा है कि जो फीस स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है प्रोग्राम एंड टाइप ऑफ एजुकेशन यू आर एडमिटिंग इन। आगे वो एजुकेशन फिर कैंपस की भी डिटेल दे रहा है कि कैंपस ऑन है या ऑफ कैंपस है। जैसा कि हम ओपन यूनिवर्सिटी में से
कोई डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो उसकी फी कम होती है एज कंपेयर टू किसी अदर यूनिवर्सिटी पे के, जहाँ पर क्लासेस जो फिजिकली होती हैं। यहाँ पर ओपन के अंदर तो हम फिजिकली क्लासेस कोई नहीं ले रहे होते, घर पे ही जो तालीम है वो हम हासिल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये है कि कैंपस के ऑन या ऑफ होने के ऊपर फी के ऊपर डिपेंड हो रहा है। या उसके अलावा आप ये इसकी एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसा कि एक ओ लेवल होता है, मतलब आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में स्टडी कर रहे हैं या आप उर्दू मीडियम में स्टडी कर रहे हैं, तो जो मीडियम है वो भी डिपेंड करता है फी के ऊपर। इंग्लिश मीडियम वालों की फीस ज़्यादा होगी, उर्दू मीडियम वालों की फी कम होगी। उसके अलावा जो आपका प्रोग्राम है, अगर आप किसी एफएससी या बीएससी में हैं तो उस वक्त आपकी जो फी है वो कम होगी एज कंपेयर टू एमएससी के दौरान। तो ये जो प्रोग्राम है ये सारी चीज़ें एज ए इनपुट होंगी और जो फी है वो एज ए आउटपुट होगी। और जो काम आप कर रहे हैं वो यहाँ पे एज ए फंक्शन यूज होगा। जैसा कि आपने यहाँ पे क्या करना है, एजुकेशन, तो एजुकेशन एज ए फंक्शन होगी। नेक्स्ट है आपके पास एग्जांपल नंबर 3 इसकी, कि हाउस प्राइसेस डिपेंड करती हैं लोकेशन ऑफ द हाउस पे। तो एक तो यहाँ पे प्राइस है और दूसरा है लोकेशन ऑफ हाउस। प्राइस यहाँ पर आपके पास आउटपुट होगी, हाउस क्या होगा, वो एज ए फंक्शन मैपिंग अप्लाई या ऑपरेट करेगा, और जो लोकेशन है वो इनपुट के तौर पे यूज होगी। इनपुट मतलब लोकेशन जितनी ही अच्छी होगी उतना आप जो हाउस का प्राइस है, हाउस की जो प्राइस है वो ज़्यादा होगी। अगर आप किसी पोश एरिया में सिटी के अंदर कोई हाउस बाई करना चाहते हैं तो एज कंपेयर टू सिटी से दूर लोकल एरिया की निस्बत वो बहुत ही ज़्यादा महंगी प्राइस या ज़्यादा प्राइस के ऊपर आपको मिलेगा। लोकेशन के ऊपर जो है वो हाउस की प्राइस डिपेंड करती है। तो आई थिंक आपको इनपुट आउटपुट आउटपुट और जो मैपिंग या फंक्शन है इसकी कोई थोड़ी बहुत समझ आ गई होगी। ये आ गई थी। नोट है कि जो वेरिएबल x है इज नॉट ऑलवेज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y is not always the dependent variable, and f is not always the rule relating to x and y। तो ये नोट में बच्चों ये बताया जा रहा है कि x जिसको हमने पहले पढ़ा है कि x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये हमेशा x इंडिपेंडेंट नहीं रहता, ना ही y हमेशा डिपेंडेंट होता है। ये हमने नाम दिया है। जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हाउस है या हाउस की प्राइस है या लोकेशन है, अगर हम लोकेशन को वाई का नाम दे लें तो ये हमारे पास तो इनपुट थी। लोकेशन यहाँ पे इनपुट हमने चेक किया है कि ये इनपुट के तौर पर है। और अगर हम इसको वाई का नाम देते हैं तो यहाँ पे तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई बन जाएगा। और प्राइस को अगर हम एक्स का नाम देते हैं तो जो हमारे पास आउटपुट वैल्यू होनी है या डिपेंडेंट वेरिएबल होना है वो हमारे पास एक्स बन जाना है। तो ये हमने नाम दिए हुए हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं, ये फिक्स फिक्स नेम नहीं है। Once the notation of function is clear, then from the given notation, we can easily identify the input variable, output variable, and the rule between them। ये एग्जांपल आपको दी हुई है कि u बराबर है g ऑफ v के। तो इसमें से आप देख लें कि अब जो फंक्शन जिस वेरिएबल के ऊपर ऑपरेट करता है वो इनपुट होता है। तो v इसमें इनपुट वेरिएबल है और जो u है वो आउटपुट वेरिएबल है।
और मैपिंग या रूल जो यूज हो रहा है वो जी है। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जांपल वीकली सैलरी फंक्शन। A person gets a job as a salesperson and his salary depends upon the number of units he sells each week. एक शख्स जो एज ए सेल पर्सन जॉब कर रहा है और उसकी जो सैलरी है वो डिपेंड करती है कि वो हर वीक में कितने यूनिट सेल करता है। देन डिपेंडेंसी ऑफ वीकली सैलरी on the units sold per week can be presented as y is equal to f of x। अब जो उसकी वीकली सैलरी है वो डिपेंड कर रही है यूनिट्स के ऊपर जो उसने वीक में सेल किए हैं। तो वीकली सैलरी क्या है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एज ए आउटपुट वेरिएबल होगी, और जो यूनिट उसने सेल किए हैं वो इनपुट वेरिएबल होने हैं और एफ सैलरी फंक्शन के तौर पे यूज होना है। सपोज कर लें कि जो एम्प्लॉयर है वो employer has given you the following equation for determining your weekly salary। एम्प्लॉयर ने आपको एक ये इक्वेशन दे दी है अपनी वीकली सैलरी फाइंड करने के लिए। अब आपने यहाँ पर अपनी वैल्यूज डालनी है कि आपने कितने यूनिट सेल किए हैं। जब ये आपको अब यहाँ पे एज ए फंक्शन यूज होगा 10x प्लस मतलब 100x प्लस 5000, ये एज ए फंक्शन अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। इसमें x जो है वो आपके पास थी इनपुट वेरिएबल, मतलब आपकी यूनिट जो आपने सेल किए हैं। अब आप अगर x की जगह पर अपने सेल यूनिट राइट करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो आपकी वीकली सैलरी होगी। नीचे देखें आपको वैल्यूज गिवन होंगी। गिवन एनी वैल्यू ऑफ x will result in the value of y with respect to function। बता रहे हैं कि आप x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे तो आपको जो है ना y की वैल्यू मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल आप x को 5 रखते हैं तो 5 जब मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ तो 500 बन जाएगा, और 5000 में ऐड करोगे तो वो 5500 बन जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आपका जो फंक्शन है वो क्या बना, जनरली y इज इक्वल टू एफ ऑफ f5 इज इक्वल टू 5500। इस एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम है तो वो बता दें। नो सर, समझ आ गई। चलें नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ कि इसमें जो आपके पास फंक्शनल रिलेशनशिप गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 10 है, और आपने फाइंड करना है f ऑफ 0, f ऑफ -2 एंड f ऑफ a प्लस b। f ऑफ 0 का मतलब है कि x को आपने रिप्लेस करना है 0 के, x की जगह पर आपने 0 पुट करनी है। तो f ऑफ 0 को जब आप पुट करेंगे तो f ऑफ 0 आपके पास क्या आएगा, 5 x की जगह पर 0 रखेंगे तो 5 और 0 मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा। f ऑफ 0 की वैल्यू -10 आनी है। इसी तरह f ऑफ -2 फाइंड करने के लिए आप x की जगह पर -2 को रिप्लेस करें, और f ऑफ a प्लस b फाइंड करने के लिए x की जगह पर a प्लस b को आपने रिप्लेस करना है, और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b के साथ सेपरेटली, तो आपका f ऑफ a प्लस b इक्वल होगा 5a प्लस 5b माइनस 10 की।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगी डोमेन और रेंज। Recall that the set of all possible input values, हमने पहले भी डिस्कस किया है, जो पॉसिबल इनपुट वैल्यूज होती हैं वो डोमेन होती हैं, और जो पॉसिबल जो सेट ऑफ हमारे पास आउटपुट वैल्यूज होता है उससे हमने रेंज कहा है। डोमेन जो है वो कंसिस्ट होती है ऑल रियल वैल्यूज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर विच द डिपेंडेंट वेरिएबल इज डिफाइंड एंड रियल। डोमेन उन तमाम नंबर्स पर मुश्तमिल होती है जिनकी वजह से हम डिपेंडेंट वेरिएबल जो है उसकी कोई फिक्स वैल्यू और रियल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि ये आपको एक फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब अगर आप x की वैल्यू प्लस माइनस 2 रखेंगे तो जो 10 के नीचे फंक्शन है जो वैल्यू है वो सारी एज ए होल 0 बननी है। जैसा कि आपके पास 4 माइनस एक्स का स्क्वायर फंक्शन है, इसमें आप x की वैल्यू प्लस माइनस 2 रखेंगे तो 10 के नीचे 0 बनेगी, और किसी भी अगर 0 डिवीजन के नीचे आती है तो वो फंक्शन एक अनडिफाइंड फंक्शन बनता है, जिसकी हम वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। इससे बचने के लिए हम जो डोमेन है उसमें प्लस माइनस 2 यूज नहीं करेंगे। ये बात हमने यहाँ पे लिखी है कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज रियल। सारे रियल नंबर होंगे लेकिन एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2, लेकिन हम उनमें प्लस माइनस 2 को शो नहीं करेंगे या ना ही यूज करेंगे। इस फंक्शन की डोमेन +2 और -2 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर हैं, यूज कर सकते हैं। ये हमने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी है क्योंकि इसके क्रॉसपोंडेंस हमें आउटपुट नहीं मिलती है। बाकी जितने भी रियल नंबर हैं वो यूज करेंगे तो हमें आउटपुट मिलेगी। बात खराब हो गई मौलवी है तबलीग किए या तबलीग वाले या सारे तबलीग किए। राणे को क्या मसला है? नेक्स्ट है जी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज। अहमद अहमद कौन है? अहमद शाहिद। इसे भी तकलीफ हो रही है मुझे लग रहा है। डोमेन और रेंज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कैसे लगाते हैं या क्या है? अप टू नो वी हैव सॉल्व्ड we have solved mathematically to find the domain of some types of functions। हमने कुछ फंक्शंस की जो डोमेन है उसको सॉल्व किया है, बट फॉर सम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम डेली लाइफ के अंदर जो है देयर मे बी मोर रेस्ट्रिक्शन ऑन डोमेन। डेली लाइफ में हम डोमेन के ऊपर काफी जो है रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं इनपुट वैल्यू के ऊपर। मिसाल के तौर पर इन द वीकली सैलरी इक्वेशन जो हमने पहले डिस्कस की है, y is equal to 100x plus 5000, clearly the number of units sold per week cannot be negative। यहाँ पर अब ये रेस्ट्रिक्शन आ गई है कि जो यूनिट्स वीक में सेल सोल्ड होने हैं वो नेगेटिव नहीं होने चाहिए, मतलब 0 से कम कभी नहीं होने चाहिए। आल्सो दे कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, और ना ही वो फ्रैक्शन में होने चाहिए। मतलब फ्रैक्शन में ये है कि पॉइंट में उनकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, 2.5 1.5 यूनिट ऐसे नहीं होने चाहिए। डोमेन इन दिस केस will be all positive natural number।
जो डोमेन है वो पॉजिटिव नेचुरल नंबर होनी चाहिए, कोई फिक्स वैल्यू होनी चाहिए, ये कंडीशन है। फर्दर द एम्प्लॉयर कैन आल्सो पुट द कंडीशन ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड पर वीक। जो एम्प्लॉयर है वो भी आपके ऊपर कंडीशन यहाँ पे दर्ज कर सकता है, जी आपने वीक के अंदर जो 50 यूनिट्स हैं वो सेल करने हैं, या 100 यूनिट कह सकता है। इन दिस केस द डोमेन विल बी डिफाइंड एज d is equal to 1 2 up to so on u। u क्या है, कोई मैक्सिमम नंबर है जो वो बता सकता है आपको एम्प्लॉयर। तो इस तरह रेस्ट्रिक्शन हम लगा सकते हैं मार्केट के ऊपर, मार्केट में कोई भी चीज़ जो सेल करने के लिए हमारे ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन एम्प्लॉयर लगा सकता है। और उसके अलावा जो बाकी केसेस हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जो प्रोडक्ट हमने सेल करनी होती है उसमें कैसे जो है रेस्ट्रिक्शन हमारी इनपुट वैल्यू के ऊपर या डोमेन के ऊपर लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है मल्टी वेरिएबल फंक्शन। ये मल्टी वेरिएबल फंक्शंस क्या होते हैं? मल्टी वेरिएट फॉर मैनी मैथमेटिकल फंक्शंस द वैल्यू ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंड्स अपॉन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू जो है एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, ए फंक्शन विच कंटेन मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कॉल्ड मल्टीवेरिएट फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसके अंदर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे उसे हम कहेंगे मल्टीवेरिएट फंक्शन। नेक्स्ट है बाईवेरिएट फंक्शन। जिस फंक्शन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 होंगे उसे हम कहेंगे बाईवेरिएट फंक्शन। ये जैसा कि एग्जांपल आपको दी हुई है कि z बराबर है एफ ऑफ एक्स वाई, इस फंक्शन में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 गिवन है, तो इससे हम क्या कहेंगे? बाईवेरिएट फंक्शन। जनरली फंक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे नीचे शो कर दी है कि अगर z बराबर है 2x प्लस 5y के, तो अब यहाँ पर ये x और y दोनों एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं। जर्नल नोटेशन के अंदर function f where value of dependent variable depends on the value of n independent variable is g is equal to f of x1 up x2 up to so on xn। इस तरह के फंक्शन में आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तादाद n होती है, और जनरली जब हम कोई फंक्शन लिखते हैं तो वो ऐसे लिखा जाता है g is equal to 2x1 प्लस 5x2 प्लस 4x3 माइनस 4x4 प्लस x5। ये x1 2 3 4 5 आपके पास सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, इसे कहते हैं मल्टीवेरिएट फंक्शन। आई होप you understand all the lecture। Yes, sir. अगर किसी को इसमें प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकता है और जो अपना डाउट है उसको क्लियर कर सकता है। सर बिजनेस मैथ का जो राइटर है उसकी बुक का नेम बता दें तो राइटर की बुक ले लें क्योंकि उससे बुक से तैयारी हो जाएगी। उसका नेम आपको मैं एक सेकंड बता दूं। सर वो बुक्स का नेम है ग्रुप में सेंड कर देना व्हाट्सएप। लोकल वाली जो बुक है, जी लोकल सर जो अदर। बाजार ओके ओके।
चलें ठीक है, मैं वो आपको ना उसका नेम सेंड कर दूंगा। सर अटेंडेंस कहाँ लगानी है? अटेंडेंस आपकी जो है ना, वो समझ लो कि यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है सर। ठीक है ना, ये सारे जो हैं वो स्क्रीन शॉट में जितने भी ऑनलाइन हैं वो शो हो चुके हैं। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है।